नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने आज गुवाहाटी के खरगुली में चल रही जल आपूर्ति परियोजना का किया निरीक्षण। विदेश मंत्री ने कहा, मोदी सरकार असम की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, ये जियो स्पेशल दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में होगा मददगार। आर के मिशन अस्पताल ईटानगर में राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिवान ने लगवाया कोविड का टीका। कहा, राज्य में 20 फरवरी तक सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और 15 मार्च तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार असम की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने आज गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि निवेश के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होती है और केंद्र सरकार ये सुविधा राज्य को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की कि म्यांमार के तख्तापलट के कारण विकास परियोजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने आज गुवाहाटी के खरगुली में चल रही जल आपूर्ति परियोजना का निरीक्षण किया। दोनों ने वहां परियोजनाओं से संबंधित अधिकारियों से विस्तार से बातचीत की। जापान के सहयोग से गुवाहाटी में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए ये परियोजना चल रही है, जो अगले साल तक पूरी हो जाएगी। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और श्री सुजुकी कामाख्या मंदिर भी गए। Act-East policy of the Modi government. This is an approach to create connectivity to and within Assam, beyond to the northeast, then to neighboring Myanmar and Bangladesh, but eventually push all the way by road, by sea, by air, to Vietnam, to Japan. And in doing so, we must appreciate that this will not only service greater economic activity, but as demonstrated in other parts of the world, actually be a driver of it. A more connected Assam will be a more energetic Assam, a more contributing Assam, and obviously a more employed Assam. India-Japan collaboration has always had a central place in our national modernization and development efforts. After all, Japan was the original model for the revival of Asia after Western colonialism. It has long been involved in the expansion of our economic and social infrastructure. Across our states and cities, Japanese official development assistance has funded roads, rail, urbanization, and energy. Recent flagship projects include the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and dedicated freight corridors to the east and the west. And our business partnerships also have been similarly long-standing. Like the rest of the relationship, they have gained additional impetus during the tenure of our government. And the cumulative impact of this relationship on contemporary India is actually worth noting. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि नए जियो स्पेशल दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने संवाददाताओं को बताया कि इनसे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मानचित्र और सटीक जियो स्पेशल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जियो स्पेशल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि जियो स्पेशल संबंधी दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। We strongly feel that geospatial data is critical for success of modern industry, offering location-based services such as e-commerce, delivery and logistics, urban transport, and it is also essential for traditional sectors of economy such as agriculture, construction and development, and also mines and minerals. Shall be encouraged by the government to build maps by allocating public funds towards these efforts, and resultant geospatial data can be processed, applications built, and related solutions developed. देश में अब तक 82,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 21,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.29% हो गई है। कल 9,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए और देश में 11,649 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,39,637 रह गई है और पिछले 24 घंटे में कोविड से 90 रोगियों की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड का एक रोगी स्वस्थ हुआ और कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 99.64% हो गई है। राज्य भर में कोविड जांच के लिए 176 सैंपल एकत्रित किए गए। इधर आर के मिशन अस्पताल में राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबान और IT सेक्रेटरी अनिरुद्ध सिंह ने आज कोविड का टीका लगवाया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर पार्थिबान ने कहा है कि राज्य भर में 61,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 16,000 कर्मियों को सफलतापूर्वक कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इस मौके पर राज्य टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर डी पादुंग ने बताया कि आगामी 20 फरवरी तक सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और 15 मार्च तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगा दिया जाएगा। आर के मिशन के आज CRPF की 138वीं बटालियन के कमांडेंट अंशुमान रंजन सहित कई पुलिस कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। This is the first dose I have taken today and till now I am under observation now. अभी observation के लिए बैठा हुआ है। अभी तक कोई adverse effect नहीं है. So I'll be waiting for observation for some more time and my second dose will be on 28th day from now. And I request through this medium also हमारा लोग है all the healthcare workers and frontline workers who are been registered in the CoWIN portal. Please come forward and please take your vaccines because it's a very safe vaccine. And as early as possible we ensure that our whole population of India is vaccinated. It will help our economy also and it will help for the well-being of our people also. Please come forward and take your vaccines. Today I got my Covishield vaccine. I am feeling fine. There are no side effects till now and I hope there will be none. I urge everybody to come and get vaccinated. It is for your own good. Dr. Anshuman in CRPF ईटानगर अरुणाचल प्रदेश शिंकीव्योना और अभी जस्ट हमने 12:15 बजे के अराउंड हमने वैक्सीनेशन लगाए कोविड और अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा और मुझे लगता है हर एक पब्लिक को लगानी चाहिए इसके रिगार्डिंग वैक्सीनेशन और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट फ़िलहाल नहीं है। हम लोगों ने 15,561 बेनिफिशियरी को हम वैक्सीनेट कर चुका है अभी तक 16 तारीख से लेके कल तक। जो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो स्टेट का टारगेट है हेल्थ केयर वर्कर और FLW दोनों मिला के टोटल है 61,948 उतना रजिस्टर्ड है कोविन पोर्टल में। इसमें से अभी हम बताया 15,000
561 हमने वैक्सीनेट कर चुका है, तो अप्रोक्सीमेटली 25% हमने कवर कर चुका है ये 1 मंथ पे। तो हमारा कोशिश होगा बाय 20 ये महीना का 20 तारीख तक हम हेल्थ केयर वर्कर ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग FLW को आगे लेके जाएंगे। और FLW का भी अनुमान लगा रहा है बाय मार्च 15 तारीख तक हम कंप्लीट कर सकेंगे। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल गुवाहाटी में 3 फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसमें से खानापारा में बने फुट ओवर ब्रिज को बांस से डिजाइन किया गया है। गुवाहाटी में इन तीनों पुल के बनकर तैयार होने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। असम सरकार ने स्थानीय स्तर पर बहुतायत में उपलब्ध बांस के उत्पादों को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खानापारा फुट ओवर ब्रिज को बांस से डिजाइन किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 138वीं बटालियन ने नागरिक सेवा बटालियन के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर की लाइब्रेरी को किताबें और फर्नीचर प्रदान किया। इस अवसर पर CRPF की 138वीं बटालियन के कमांडेंट HS केल्स ने स्कूली शिक्षा निदेशक मौजूद थे। अपने संबोधन में CRPF के कमांडेंट ने कहा है कि बल नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल कूद सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास में योगदान कर रहा है। कोरोना काल की वजह से काफ़ी लोगों का, बच्चों का नुकसान भी हुआ है। हम चाहते हैं कि हर स्कूल के अंदर जो CRPF जो पॉसिबल है वो कर सकती है वो ज़रूर करेंगे। टेबल है, चेयर है और बुक रैक्स हैं और साथ ही साथ बुक्स हैं, इंग्लिश और हिंदी की काफ़ी बुक्स हैं। लगभग 250 तक की बुक्स हैं इनको अंदर दी गई है। और जहाँ पे पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ पे सोलर लालटेन वगैरह भी दिया जा रहा है। और साथ ही वाटर फिल्टर, पानी की समस्या को देखते हुए वाटर फिल्टर प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे दिए जा रहे हैं। जो दिपांग स्कूल है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि दिपांग स्कूल को लेके जैसे IB इंटर विलेज स्कूल को फिर हम लोग लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ में स्कूल बच्चे नहीं हैं वो तो ऑलमोस्ट दिपांग हो रहा है, वो दिपांग स्कूल को पूरा लगा के विथ हॉस्टल फैसिलिटीज बीच में रेसिडेंशियल स्कूल बना के IB स्कूल को फिर इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट अभी स्टेप ले रहे हैं। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग तो अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको गवर्नमेंट डिसीजन ऑलरेडी ले चुका है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में प्रीस्टहुड पर आयोजित 15 दिवसीय कार्यशाला कल संपन्न हो गई। इसके समापन समारोह में राज्य के इंडिजिनस अफेयर्स मिनिस्टर ताबा तेदिर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री तेदिर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनजातियों के रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य की मूल जनजातियों के सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में पहली बार आयोजित ये कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगा। तो अरुणाचल के कॉन्सेप्ट पे देखा जाए तो हम नेचर लवर है, प्रीस भी नेचर की पूजा करते हैं, हर चीज़ हम नेचर के साथ चलते हैं और बिना प्रीस तो इस दुनिया और संसार चलेगी नहीं। और हर चीज़ घूम के प्रीस खुद में आता है। जब हमने सब प्रीस की लिस्ट मंगाया गया तो हमारे उस समय में 2-3 प्रीस एसोसिएशन थे अरुणाचल के, अब तो एक ही बन गया है। अब हम डिपार्टमेंट की तरफ से हमने हर DC को लिखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितना प्रेस है उसको ऑथेंटिक करके हमें भेजने के लिए। तो हमने अभी कहा कि हमारे डायरेक्टर को कहा कि भाई 31 मार्च तक सबकी रिकॉर्ड आना चाहिए, तब अगर अगले साल हम जरूर उसका आई कार्ड हम जरूर देंगे। प्रेस को बचाने के लिए हम अभी सेपा में एक स्कूल खोल रहे हैं, गुरुकुल, जहाँ में हमारी अपनी जो पूजा पद्धति है, अपनी चैंटिंग है, उनको सिखाने के लिए शुरुआत करेंगे। उसी प्रकार हम हर एक अपने डोनी पोलो जो अवोतने ग्रुप में और बाकी में ट्राइब में जो इसको स्कूल खुलना गुरुकुल शुरू करेंगे, हम उसमें हम सरकार मदद करेंगे। 3-4 ट्राइब को हमने डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च करने की शुरुआत किया है। आने वाले समय में हम अपने जितने भी पोकलोर है, अपने जितने भी अवोतने की कहानी है, उनको डिजिटल करेंगे ताकि बच्चे जल्दी सीख सके और अपने कस्टम और कल्चर को समझ सके। वेस्ट सियांग जिले के आलो में सेंट्रल मोपिन प्रिजर्वेशन एंड कल्चरल सोसाइटी के सहयोग से कोंगकोंग लीगे लियो फाउंडेशन द्वारा
बैक टू रूट्स कार्यशाला आयोजित की गई। इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य युवा पीढ़ी को पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और संस्कृति का प्रशिक्षण देना है। कल समापन समारोह को संबोधित करते हुए वेस्ट सियांग जिले के कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी डी आंगू ने कहा है कि पहली बार आयोजित इस कार्यशाला से भावी पीढ़ी अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए स्थानीय कला, हस्तशिल्प, संस्कृति और मूल जनजातीय विश्व के महत्व को समझ सकेगी। असम का सबसे पुराना 56 वर्ष का खादी संस्थान फिर जीवंत हो गया है। बक्सा जिले के कवाली गांव में खादी के कार्यस्थल में बुनाई और कटाई का काम होने के साथ ही जीवन लौट आया है और 60 परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस कार्यस्थल का पुनरुद्धार किया है और लोगों को चरखा और हथकरघा वितरित किए हैं। इस कार्यस्थल का खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उद्घाटन किया। बोरो उग्रवाद के दौरान ये खादी का संस्थान क्षतिग्रस्त हो गया था और 32 वर्षों तक इसी हाल में रहा। असम के लोगों के लिए इस कार्यस्थल का फिर से शुरू होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसमें बोरो, मिसिंग, असमिया और बंगाली समुदाय को फायदा होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।